सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स पार्ट 2 की, है ना। तो उसमें हमने बात की थी किस तरीके से शॉर्ट गन के बैलिस्टिक्स होता है, एटिपिकल बैलिस्टिक्स के बहुत सारे इफेक्ट देखे थे अपन ने। फिर बुलेट हैंडलिंग की बात की थी, क्राइम बुलेट की बात की थी इस तरीके से, है ना। बुलेट मार्किंग की बात की थी, प्राइमरी मार्किंग, सेकेंडरी मार्किंग। अब अपन बात कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज के, ना। तो प्राइमरी मार्किंग ऑन ए फायर्ड बुलेट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने बात भी की थी प्राइमरी मार्किंग जो होती है ना बुलेट पर, वो एक बुलेट जो होती है वो किस क्लास से चली है, मतलब क्लास ऑफ द गन उसके मेक या मॉडल को बता देगी ना। उनमें से किस गन से चली है वो बताएगी सेकेंडरी मार्किंग, है ना। तो एक ही क्लास की सारी गन पर मिलने वाली जितनी भी बुलेट होती हैं उन सब की मार्किंग क्या होती है, सेम होती है ना। तो एक क्लास की सभी गन के अंदर उपस्थित सभी बुलेट की मार्किंग क्या होती है, सेम होती है, प्राइमरी मार्किंग। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। क्लास करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, नहीं समझ में आए तो प्राइमरी मार्किंग कॉज्ड बाय राइफलिंग लैंड एंड ग्रूव्स रिप्रेजेंटेटिंग क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रखना इस प्रकार से, शेयर्ड बाय ऑल गन ऑफ द सेम मेक एंड मॉडल ना। तो सारी गन की सेम होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज सेकेंडरी मार्किंग। तो सेकेंडरी मार्किंग अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान रखना है। और सेकेंडरी मार्किंग कॉज्ड किस वजह से होती है, कैलिबर साइज, कैलिबर साइज की वजह से। तो प्राइमरी मार्किंग कॉज होती है माइक्रोस्कोपिक बैरल इरेगुलरिटीज वियर एंड टियर, इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है क्या, सेकेंडरी मार्किंग। तो माइक्रोस्कोपिक बैरल इरेगुलरिटीज वियर एंड टियर की वजह से सेकेंडरी मार्किंग प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, विच इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड फॉर हैंडलिंग ए रिकवर्ड बुलेट इंसिडेंट्स। क्राइम बुलेट को आपको प्राप्त करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, टूथेड मेटेलिक फोर्सेप्स। अरे भाई टूथेड मेटेलिक फोर्सेप्स तो उस पर एडिशनल स्क्रैच, एडिशनल मार्किंग पैदा कर देगा, जिससे बुलेट फिंगरप्रिंटिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या यूज करते हैं, रबर टिप्ड ट्विजर या ग्लव्ड हैंड यूज, विद ग्लव्ड हैंड, ग्लव्स पहनो हाथों में और रबर टिप ट्विजर यूज करो, जिससे कोई एडिशनल मार्किंग प्रोड्यूस ना हो बुलेट पर, कोई बुलेट फिंगरप्रिंटिंग में दिक्कत ना आए ना। तो रबर टिप्ड ट्विजर्स या ग्लव्ड हैंड से यूज किए जाएंगे इसमें, जिससे कोई एडिशनल मार्किंग पैदा ना हो बुलेट पर, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, है ना। तो रबर टिप ट्विजर्स हो गया। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, दी ऑप्टिमम टाइम लिमिट इन विच गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट कलेक्शन मस्ट परफॉर्म्ड भी, है ना। तो मैंने बोला भी था कि गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट जो होता है वो 3 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए गोली चलने के बाद, है ना। क्योंकि उसके बाद लॉस ऑफ आपके गन शॉट रेजिड्यू सैंपल्स हो सकता है, डिसअपियर हो सकते हैं, वो जो भी सूट है, जो भी अनबर्ट गन पाउडर है, मेटेलिक पार्टिकल्स है, लेड के, बेरियम के, एंटीमनी के, वो सब डिसअपियर्स हो सकते हैं। इसलिए 3 घंटे के अंदर अंदर इसको परफॉर्म कर लेना चाहिए, तो विद इन 3 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट। हमने बोला भी था गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट के लिए आप फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री कर सकते हो, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कर सकते हो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री कर सकते हो, हिल्सन गिलरॉय टेस्ट, हैरिसन गिलरॉय टेस्ट, हैरिसन है कि हिल्सन है, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, दैट इज हैरिसन गिलरॉय टेस्ट, ध्यान रखना ना। हैरिसन एक बुक भी होती है, कौन सी बुक होती है बता दो जरा कमेंट करके, ध्यान रखना इस प्रकार से, मेडिसिन की बुक होती है हैरिसन, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की, सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है, दैट इज सेम एडक्सा ना। तो सेम एडक्सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है किसके लिए, गन शॉट रेजिड्यू के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो सेम एडक्सा स्पेसिफिक टेस्ट है। इन शॉट गन इंजरी क्लासिक बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग अराउंड द एंट्री वाउंड आर सीन इन। तो ध्यान रखना है शॉट गन इंजरी है, ब्लैकनिंग, बर्निंग एंड टैटूइंग का इफेक्ट आ रहा है एंट्री वाउंड के अराउंड, तो क्या आएगा, कॉन्टैक्ट। भाई कॉन्टैक्ट में तो इनसाइड द ट्रैक ऑफ वाउंड मिलते हैं वो, तो क्लोज रेंज आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो क्लोज रेंज में क्या होता है, फ्लेम का इफेक्ट, शूट अनबर्न्ड गन पाउडर ट्रेवल अप टू 1 मीटर इन शॉट गन फायरिंग, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो सीधी सी बात है, जो आपका जो भी ये तीनों का इफेक्ट है, फ्लेम, स्मोक, अनबर्न्ड गन पाउडर का इफेक्ट, वो क्लोज में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट में मत बोल देना कि गन पाउडर का तो आएगा ही आएगा, यहाँ नहीं आता, डिस्पर्जन शुरू हो जाता है भाई, वो बुलेट के केस में आता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। यहाँ पर नहीं आता, ध्यान रखना इस प्रकार से। अगर आपने राइफल गन के डिस्चार्ज जो होते हैं ना, उनके केस में आता है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। लेड शॉट्स में नहीं आता वो, इनके क्या होता है, डिस्पर्जन शुरू हो जाता है इनमें, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। राइफल गन में तो क्या होगा, इंटरमीडिएट में भी आएगा गन पाउडर का इफेक्ट, है ना, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, सॉरी। तो ध्यान रखना है इनमें नहीं आता, लेड शॉट्स में डिस्पर्जन शुरू हो जाता है। तो क्लोज रेंज में तीनों मिलेगा आपको, तीनों का इफेक्ट, फ्लेम, स्मोक और अनबर्न्ड गन पाउडर का। डिस्पर्जन ऑफ लेड शॉट्स इन ए शॉट गन फायरिंग टिपिकली बिगिंस एट विच डिस्टेंस। तो क्या पूछ रहा है, डिस्पर्जन कब से शुरू होता है, अपन ने बोला भी था
2 मीटर से शुरू होता है डिस्टेंस डिस्पर्जन, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो 2 मीटर से डिस्पर्जन शुरू हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो तो अब अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं सैटेलाइट या क्रूसिएट एंट्री बाउंड मार्जिन। वो 8वां क्वेश्चन थोड़ा गलत था इसलिए हटा दिया ना। तो ध्यान रखना है सैटेलाइट या क्रूसिएट एंट्री बाउंड मार्जिन इन शॉटगन इंजरीज आर क्लासिकली सीन इन। तो ध्यान रखना है सैटेलाइट या क्रूसिएट एंट्री बाउंड किस में देखने को मिलेगा आपको, कॉन्टैक्ट शॉट्स में देखने को मिलेगा इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट शॉट। अपन बात की कॉन्टैक्ट शॉट में देखने को मिलता है सैटेलाइट या क्रूसिएट एंट्री बाउंड, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं 2 बुलेट्स एडजस्टिंग द फायर आर्म बैक टू बैक। वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व किया करो पहले, उसके बाद आंसर देखा करो ना। बैक टू बैक ड्यूरिंग ए सिंगल डिस्चार्ज इज नोन एज, एक बार ट्रिगर दबाया 2 बुलेट बैक टू बैक बाहर आ गई, किसे कहते हैं उसे टेंडम या पिगी बैक बुलेट अपन बात करें तो टेंडम या पिगी बैक बुलेट में क्या होता है, एक बार फायर करने से 2 बुलेट बैक टू बैक बाहर आ जाती है अपन बात करें तो ध्यान रखना है टेंडम या पिगी बैक बुलेट ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तब बात कर रहे हैं टम्बलिंग ऑफ ए बुलेट ड्यूरिंग फ्लाइट और टिश्यू इम्पैक्ट प्रोड्यूस विच टिपिकल बाउंड। तो टम्बलिंग बुलेट अपन बात करें तो किसे कह रहे थे टम्बलिंग बुलेट, जो अपने लॉन्ग एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही थी, तो वो ए टिपिकल एंट्री बाउंड प्रोड्यूस कर रही थी, मतलब की होल शेप्ड एंट्री बाउंड प्रोड्यूस कर रही थी इस प्रकार से ध्यान ही रखना है आपको ना। तो की होल शेप्ड एंट्री बाउंड प्रोड्यूस कर रही थी। एंड ओवर एंड रोटेशनल टम्बलिंग स्ट्राइक्स टिश्यू साइडवेज लिविंग ए कैरेक्टरिस्टिक की होल एंट्री डिफेक्ट, है ना। तो की होल एंट्री शेप्ड बाउंड प्रोड्यूस करती है टम्बलिंग ऑफ बुलेट, ध्यान रखना है इस प्रकार से। की होल का क्या मतलब होता है भाई, नॉर्मल जो बुलेट होती है वो तो एक राउंड एंट्री बाउंड प्रोड्यूस करती है ना, लेकिन की होल का मतलब क्या होता है, जो आपने लॉक जो होता है ताला जो होता है आपके पास है उसमें एक लंबा सा एंट्री नहीं होती है ध्यान रखना, जिसमें की एंटर करते हो आप, है ना। तो इसी तरीके से लंबा सा एक एंट्री बाउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है टम्बलिंग ऑफ बुलेट की वजह से, क्योंकि रोटेट करती हुई ऐसे एंटर करेगी, वो नॉर्मल बुलेट ऐसे एंटर करती है, वो रोटेट करती हुई ऐसे एंटर करेगी, मतलब ये वाली बुलेट ऐसे एंटर करती है इस प्रकार से ना। तो एक लॉन्ग एंट्री बाउंड प्रोड्यूस होता है, की होल शेप्ड एंट्री बाउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसा लगता है कोई चाबी लगाई गई हो यहाँ पे, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो चाबी जैसे लगती है ताले में तो जो शेप होती है उसे कहते हैं की होल शेप्ड, वैसा एंट्री बाउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज द टिपिकल डिफ्लेक्शन एंगल रिकोचेट बुलेट्स में। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या रिकोचेटिंग एंगल कितना होता था, 10 से 30 डिग्री अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो 10 से 30 डिग्री होता था, वो ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। रिकोचेटिंग एंगल जिस पर रिकोचेटिंग एंगल का मतलब क्या था, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट पर जिस एंगल से टकरा रही है आपकी बुलेट, है ना। तो जिस एंगल से टकरा रही है या फिर ध्यान रखना, हाँ मतलब वही है, जिस एंगल से टकरा रही है 10 से 30 डिग्री होता है रिकोचेटिंग एंगल, आपका ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। रिटेन्ड बुलेट encased by fibrous tissue inside the body for years can cause which long term complication। तो एक बुलेट है स्लीपिंग बुलेट या फिर आपका सोव्यूवेनिर बुलेट जो कि लंबे समय से बॉडी में पड़ी हुई है, तो क्या कॉज करेगी, वो फाइब्रोसिस हो जाएगी पहले बुलेट के अराउंड, फिर लेड का लीकेज होगा जिससे क्रोनिक लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म कॉज होगा, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म कॉज करती है वो, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सर्जिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए फायर आर्म एंट्री एग्जिट बाउंड ड्यूरिंग डेब्रीमेंट इज टर्म्ड। तो सीधी सी बात है, जो भी एंट्री बाउंड था एग्जिट बाउंड था उसका सर्जिकल अल्ट्रेशन कर दिया गया है, तो अपन बात करें उसे क्या कहेंगे अपन, सर्जिकल अल्ट्रेशन। मतलब जो आपका स्टेप बाउंड था उसमें गोली निकाल कर, उस स्टेप बाउंड में चाकू निकाल कर क्या डाल दिया गया आपका, ध्यान रखना सर्जिकल अल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोजेनिक अल्ट्रेशन। चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं एक बार बाद में ना। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन अपन क्या देख रहे हैं, सर्जिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए फायर आर्म एंट्री या एग्जिट बाउंड ड्यूरिंग डेब्रिडमेंट इज टर्म एज ना। तो सीधी सी बात है, इट्रोजेनिक अल्ट्रेशन कर दिया गया कुछ, जिसकी वजह से अपन रेंज का डिटर्मिनेशन नहीं कर पा रहे हैं ना। तो मैंने बोला भी था कुछ मेडिकल ने, मतलब जो भी वहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट था उसने कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी एंट्री या एग्जिट बाउंड में, जिसकी वजह से डेब्रिडमेंट हो गया, मतलब रेंज का डिटर्मिनेशन अपन नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जब मेडिकल गलती की वजह से
अपन रेंज का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, कैनेडी फिनोमिना अपन बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैनेडी फिनोमिना ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। इंसर्शन ऑफ ए बुलेट इनटू अ प्री एग्जिस्टिंग स्टेप बाउंड टू क्रिएट ए फॉल्स फायर आर्म इंजरी, पहले से वो स्टेप बाउंड है लेकिन उसको फायर आर्म इंजरी दिखाने की कोशिश की गई है, क्या होता है वो, रैला सीमा फिनोमिना अपन बात करें तो देखो ध्यान रखना इस प्रकार से, रैला सीमा फिनोमिना अपन बात करें ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं इन शॉर्ट गन बैलिस्टिक्स बॉलिंग या वेल्डिंग ऑफ ए शॉर्ट्स कॉजेज। बॉलिंग का मतलब एक गुच्छा बन जाना, वेल्डिंग का मतलब लेड शॉट्स का आपस में जुड़ जाना। अरे जब लेड शॉट्स आपस में जुड़ जाएंगे तो डिस्पर्जन कम होगा, डिस्पर्जन कम होगा तो दूर का जो शॉट है वो भी पास का लगेगा, यानी कि डिस्टेंट शॉट भी मिमिक्री करेगा इंटरमीडिएट शॉट के ना। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंट्री बाउंड फॉर रेंज टू मिमिक एन इंटरमीडिएट रेंज शॉट, तो ध्यान रखना ना कितनी भी दूरी का हो वो इंटरमीडिएट की मिमिक्री करेगा, अगर इंटरमीडिएट से ज़्यादा दूरी का है तो, कम दूरी का है तो वो तो जो है एक्चुअल में वही दिखाएगा, ध्यान रखना है। डिस्टेंट बाउंड भी इंटरमीडिएट रेंज शॉट की मिमिक्री करता है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, फॉर रेंज टू मिमिक एन इंटरमीडिएट रेंज शॉट, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, मैसिव एक्सपल्सन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा कॉज्ड बाय गैस एक्सपेंशन इन हेड कॉन्टैक्ट शॉट इन नोन एज, तो ब्रेन पेरेन्काइमा को बाहर निकालते हुए स्कल फ्रैक्चर करते हुए कौन सी कंडीशन होती है वो, दैट इज बिलियर्ड नहीं सॉरी क्रॉनलिन शॉट अपन बात करें तो ना। बिलियर्ड बॉल रिकोचेट में तो क्या होता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकरा करके ज़्यादा डिस्पर्जन हो जाता है उसका ना, तो क्रॉनलिन शॉट आएगा, इसका ध्यान रखना है ना। हाई प्रेशर एक्सप्लोसिव गैस एक्सपेंशन इनसाइड स्कल कैविटी पुशेस ब्रेन टिश्यू आउट, टर्म्ड क्रॉनलिन शॉट, है ना। तो ध्यान रखना है ना, एक कॉन्टैक्ट शॉट था, उसमें ब्रेन के अंदर गैसेस चली गई और वो पुश करेंगी ब्रेन के टिश्यू को बाहर की तरफ, उसे कहेंगे क्रॉनलिन शॉट अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो बात कर द डिस्टेंस अप टू विच शॉटगन वेड ट्रेवल्स एंड कॉजेज माइनर कंट्यूजन, पिछले लेक्चर का है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो वेड जो होता है वो कितनी दूरी तय करता है, 2 to 5 मीटर्स अपन बात करें तो, पिछला लेक्चर किसी ने नहीं देखा होगा तो उससे नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, इस लेक्चर का नहीं है, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो 2 to 5 मीटर होता है, अपन ने बात की थी प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स वाले चैप्टर में, तो वेड जो होता है कितनी दूरी तय करता है, 2 to 5 मीटर्स अपन बात करें तो, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो वेड ट्रेवल करता है 2 to 5 मीटर, राइफल में तो होता ही नहीं है वेड, शॉटगन में तो होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अब अपन बात कर रहे हैं इंफ्रारेड फोटोग्राफी इन बैलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर, तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी कब यूज करते हैं, जो अपने कपड़ों पर जीएसआर सैंपलिंग देखनी हो इस प्रकार से ना। तो विजुअलाइजिंग जीएसआर ऑन डार्क और पैटर्न क्लॉथ्स अपन बात करें तो, ध्यान रखना है ना। तो सीधी सी बात है, जो भी क्लॉथ्स हैं उन पर आपको जीएसआर का सैंपलिंग लेना हो, देखना हो, मार्किंग जीएसआर की, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं। गन शॉट डिपॉजिट रेजिड्यू डिपॉजिट्स देखने हैं तो इसके लिए अपन यूज करेंगे क्या, इंफ्रारेड फोटोग्राफी का अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से। रिकोचेट बुलेट टिपिकली लैक विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए स्टैंडर्ड एंट्री बाउंड, तो रिकोचेट बुलेट का मतलब क्या, टकरा करके चली गई वो ना, तो उसमें एंट्री बाउंड का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को नहीं मिलेगा, ना एब्रेजन कॉलर होगा, ना ग्रीस कॉलर होगा, ना फ्लेम स्मोक गन बंट गन पाउडर के इफेक्ट दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसने बोला टिपिकली लैक विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंट्री बाउंड, लैक मतलब नहीं मिलेगा, तो क्या नहीं मिलेगा, एब्रेजन कॉलर नहीं मिलेगा अपन बात करें तो ना। तो एब्रेजन कॉलर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंट्री बाउंड का, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता रिकोचेट बुलेट्स में, क्योंकि वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराएगी। तो जो भी एब्रेजन कॉलर किसकी वजह से हो रहा था, स्पिनिंग ऑफ द बुलेट की वजह से, तो स्पिन करती हुई टकराएगी, तो जो एब्रेजन कॉलर प्रोड्यूस करना था यहीं पर प्रोड्यूस कर लेगी। अब बाद में जैसे ही यहाँ से जाएगी तो स्पिनिंग नहीं होगी उसमें ना। स्पिनिंग भाई गायरोस्कोपिक एक्शन किसकी वजह से होता है, वो बैरल के अंदर राइफलिंग की वजह से, यहाँ से टकरा के कोई बैरल से थोड़ी ना गई है, वो तो टकरा करके गई है ना, तो टकराने से उसकी स्पिनिंग खत्म हो जाएगी, तो कोई एब्रेजन कॉलर सीन नहीं होगा। तो ये अपने एमसीक्यू थे, है ना, दोबारा देख लेना एक बार, नहीं समझ में आए हो